Yes, sir. ओके, बढ़िया। आई गेस लास्ट लेक्चर में वी वर सपोज टू स्टार्ट विद आर्टिकल 20, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोग ने आर्टिकल 19 पूरे तरीके से खत्म कर लिया है, तो आर्टिकल 19 का कोई इशू नहीं है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 20। फर्स्ट टेल मी माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट अभी, जस्ट गिव मी। इज माय स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल गाइस? Yes, sir. ओके, ठीक है बढ़िया। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज आर्टिकल 20, 21 एंड 22। वी विल एंड इट आउट। अभी ये तीनों आर्टिकल जो है ना, ये एक्चुअली में जो डील करते हैं, इट एक्चुअली डील्स विद लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन आपको जो मिलता है ये एक्चुअली तीनों आर्टिकल सिंक में ही होते हैं। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22, ये तीनों आर्टिकल डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन आपको पता रहता है कि आर्टिकल 21 इज विद रिस्पेक्ट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन मैं अगर बोलूं कि आर्टिकल 20 और 22 एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं लाइफ एंड लिबर्टी को, पर्सनल लिबर्टी को। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। आर्टिकल 20 के अंदर इट इज सेड दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्री कन्विक्शन, दोनों चीज हम देखेंगे। यहाँ पे बात होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन, और यहाँ पे बात होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? 21 तो समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बट 20 और 22 कैसे लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे आप बोल रहे हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये तीनों को इनफैक्ट मिला के बोला जाता है बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों आर्टिकल को मिला के साथ में बोला जाता है इट इज एक्चुअली में बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें कैसे, एक बात सोचो कि आप लोग कहीं पे कुछ जोत है, जोत, अगर जोत इज देयर, जोत अपना काम कर रही है और जोत को पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया, तो उस केस में जोत की क्या खत्म हो रही है? व्हाट इज जोत लूजिंग? एनीवन रेज योर हैंड्स, जिसको पता है। अगर पुलिस आके आपको अरेस्ट कर रही है तो आपकी क्या चीज चली जा रही है? या, या प्रीति? यस प्रीति। Liberty. लिबर्टी, करेक्ट। आप लिबर्टी आपकी जा रही है ना, अगर आप अरेस्ट हो रहे हो तो आपकी लिबर्टी खत्म हो रही है। ठीक है, अब ये अरेस्ट अगर प्रॉपर है तब तो ठीक है। लेकिन ये अगर अरेस्ट आर्बिट्ररी है, पुलिस वाला बिना कोई काम के, बिना कोई रीजन के आपको अरेस्ट कर रहा है, तो ये आर्बिट्ररी अरेस्ट है ना, जो आपकी लिबर्टी ले रहा है। उसी तरह देर इज रिया, और रिया को कोर्ट ने कन्विक्शन सुना दिया। कोर्ट कन्विक्ट होना मतलब गुनाह साबित हो जाना। कोर्ट ने अगर कन्विक्शन सुना दिया तो रिया की लिबर्टी जा रही है, अगेन सेम थिंग। ये कन्विक्शन अगर सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आर्बिट्ररी कन्विक्शन रहा तो कोर्ट ने प्रॉपर से रूल्स फॉलो नहीं किए, प्रॉपर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं फॉलो किया, इसके लिए आपको ये दो आर्टिकल दिया हुआ, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। इसमें अगर कीवर्ड मैं ढूंढने बोलूँ तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें लिखा है प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी कन्विक्शन।
कि आप कर सकते हो कन्विक्शन भी अरेस्ट भी, लेकिन वो बाय लॉ होना चाहिए, लॉ के हिसाब से वो प्रूव होना चाहिए। ऐसे ही मन में आके किसी को भी कल्प्रेट या फिर अरेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए आई एम सेइंग कि ये तीनों मिला के बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों केस में आपको बचाया जा रहा है ना आर्बिट्ररी अरेस्ट और आर्बिट्ररी कन्विक्शन से, ताकि आपकी क्या बची रहे, आपकी बची रहे लिबर्टी। दोनों आपके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है, दिस इज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। क्योंकि इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है गाइस, रेज योर हैंड्स जिनको पता है, रेज योर हैंड्स। क्या तायरा, क्या बेटा, तायरा, लिबर्टी, करेक्ट। ठीक है, अभी आप लोग अभी देखते रहोगे नाउ वुमेन्स आल्सो मेक दिस नॉइस कि यार हमको आजादी चाहिए, तो दैट इज द थिंग कि लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन्स हैव ऑलवेज वॉइस दैट दिस थिंग कि दे वांट लिबर्टी। लिबर्टी से हमने उस एस्पेक्ट में नहीं, हमने हर एक एस्पेक्ट में देखा है, अभी हम देखेंगे और भी चीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो तो रेज योर हैंड्स। सबको यहाँ तक क्लियर आया कि वाई आर्टिकल 21, 20 एंड 22 इज कॉल्ड बैड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कमल, मधुरा, तायरा, रिया, प्रीति, जोत, इकरा, शलाका। ओके बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। अगर आप आर्टिकल, मैं भी आर्टिकल 21 पहले बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से बेसिक से है तो वही शुरू करते हैं। अगर आर्टिकल 21 आप देखोगे ना, तो आर्टिकल 21 में बोला है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to procedure established by law. Let me show you my barrack, then only we will be able to understand it properly. Is my barrack visible, guys? क्या मेरा बैरक दिख रहा है? No, sir. Okay, if it is visible, let me know. अभी Yeah, it's visible. ठीक है, अभी इसमें आर्टिकल 21 पे फोकस करो। आर्टिकल 21 says protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life and personal liberty. आप नहीं कर सकते except according to procedure established by law. अगर प्रोसीजर फॉलो हुआ है तब तो कर सकते हो। ठीक है, देयर इज दिस रिस्ट्रिक्ट कि अगर प्रोसीजर फॉलो हुआ है तब तो किया जा सकता है, तब तो कोई रोक टोक नहीं है। मतलब आपको अगर किसी की लिबर्टी लेनी है तो प्रोसीजर देखना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। लेट अस डू दैट पार्ट देन। आर्टिकल 21 सेट की मतलब आपका, आपको आर्टिकल 21 में बोला हुआ है किसी की लाइफ और लिबर्टी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं ले सकते मतलब का ये है कि कब नहीं ले सकते, जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो नहीं हुआ है। लेकिन इफ प्रोसीजर, इसी में अलग बनाता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ है तो आप किसी की लाइफ और लिबर्टी ले सकते हो, मतलब किसी को जेल में डाल सकते हो। रेज योर हैंड्स, सकते हो कि नहीं? ओके, या इकरा? हाँ सर, डाल सकते हैं जेल में। करेक्ट, और वैसे ही फांसी भी सुना सकते हो। तो बेसिकली ये लीगल होना चाहिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात लीगल है, ये जब होगा तो ये आर्बिट्ररी हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हो। तो दो एस्पेक्ट्स है इसमें, हमको ये दोनों एस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रेफरेंस टू दिस। ये होता है क्या है, बस गिनने मैंने। नाउ लॉ का एक मैक्सिम होता है। देखो, दो वर्ड्स के बीच में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ वर्ड, दो वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक वर्ड है अक्यूज्ड, ठीक है, और एक वर्ड है गिल्टी।
ये दोनों वर्ड में डिफरेंस है. देयर इज अ स्टेट वेरी मच डिफरेंस ऑन दिस वर्ड. अक्यूज्ड आप तब होते हो जब आप पे ऐसा माना जाता है कि आपने कुछ किया हुआ है. गिल्टी आप तब हो गए जब कोर्ट आपको प्रूव कर देगा. ठीक है. ये प्रूव्ड होता है. प्रूव्ड बाय कोर्ट. मतलब कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया है, तब जाके आप गिल्टी होते हो. ये सिर्फ प्रिजम्पशन है. मतलब हाँ ठीक है, शायद से तुम हो सकते हो. ठीक है. स्टेट या पुलिस ने, प्रोसिक्यूशन ने आपको बोला है कि आप अक्यूज्ड हो. मतलब स्टेट, पुलिस, ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि आप अक्यूज्ड हो. ठीक है. मतलब प्रेज्यूम ऑल्सो ये गलत स्टेटमेंट होगा. अक्यूज्ड होना मतलब अभी सिर्फ आप पे चार्जेस लगे हैं, वो प्रूव नहीं हुए हैं. सिर्फ चार्जेस लगे हैं. इस केस में प्रूव्ड हो चुका है. दोनों वर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब लॉ का ना एक मैक्सिम होता है. ठीक है. इसको बोलते हैं इनोसेंट अल्टीन प्रूवन गिल्टी. ठीक है. दैट एवरी पर्सन, लॉ का जो मैक्सिम है, एवरी पर्सन मस्ट बी प्रेज्यूम्ड, must be presumed innocent until proven guilty. हर किसी को आप अक्यूज कर रहे हो किसी को, तो उसका मतलब वो नहीं उसने किया है. एवरी पर्सन मस्ट बी प्रेज्यूम्ड इनोसेंट until proven guilty. और दैट ऑल्सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि वो गिल्टी है. बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. उसने क्राइम किया ही है. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब इस केस में मान लो देर इज अ पर्सन जिसको पुलिस पकड़ के ले गई है. ये बेसिकली अभी एक अक्यूज्ड है. ठीक है. अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस के ऊपर चार्जेस रहता है कि ये बंदे को गिल्टी प्रूव करे. तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, तुम्हारे लॉयर को नहीं. तुम एक बार अक्यूज्ड हो गए ना, तो तुमको टेंशन नहीं लेने का. तुम बस अपने लॉयर को फोन करने का. ठीक है. यहाँ पे तुम्हारा लॉयर ये प्रूव करेगा. हमारे लॉयर को कुछ नहीं करना है, एक्चुअली कुछ नहीं करना है. ये जो स्टेट है ना, स्टेट होगी, पुलिस होगी, सीबीआई होगी, या फिर तुम कभी कभी इसको प्रोसिक्यूशन बोलते हो, इनके ऊपर रहता है. आपको ये नहीं प्रूफ करना है कि मैं इनोसेंट हूँ. यू डोंट हैव टू प्रूफ. दिस गाय जिस पे अक्यूजेशन लगा हुआ है, ही डोंट हैव टू प्रूव कि ही इज इनोसेंट. ही डजंट हैव टू प्रूव हिज इनोसेंट. तुमको अपनी इनोसेंस नहीं प्रूव करनी है. तुमको स्टेट ये चीज के हिसाब से मानता है कि भाई तुम इनोसेंट हो अल्टिल प्रूवन गिल्टी. पूरा बर्डन गिल्टी प्रूफ करने का स्टेट पे होता है. बर्डन इनके ऊपर है. ठीक है. बर्डन टू प्रूफ गिल्टी. ठीक है. तुमको कुछ नहीं करना, और वो भी प्रॉपर कन्विक्शन होना चाहिए, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. बीआरडी का मतलब होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. तो तुम्हारा बर्डन नहीं है, ये किसका बर्डन है? अगर तुम अक्यूज्ड हो, तो तुमको गिल्टी प्रूव करना किसका बर्डन है? रेज योर हैंड्स. यस मधुरा. Sir, lawyer's duty. और ये लॉयर्स ड्यूटी. लॉयर्स, सीरियसली कैसा लगा? State or prosecution. प्रोसिक्यूशन किसके लिए काम कर रहा है वो बताओ. वर्ड वर्ड मैटर्स. The लॉयर. prosecution was for the state. So it is स्टेट, there for स्टेट. करेक्ट. yes. स्टेट याद रखो, प्रोसिक्यूशन स्टेट को बोलते हैं. जो स्टेट होता है उसके ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर कुछ नहीं है. तुम्हारे लॉयर को कुछ नहीं कर, तुम्हारे लॉयर को सिर्फ पंच होल्स करने हैं. अगर तुमको देखो, इस केस में स्टेट कौन हो सकता है? पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है. इनके ऊपर है कि तुमको प्रूफ करेंगे कि तुम गिल्टी हो. तुमको कुछ नहीं करना है. तुमको जो जो प्रूफ ये प्रूफ कर रहे हैं उसके ऊपर बस पंच होल करना है. तुम्हारे लॉयर को बस उसमें क्या करना है? होल्स पंच करना है. तुम्हारा लॉयर इसमें होल्स पंच करेगा कि कैसे वो जो एविडेंस ला रहे हैं गलत है. तुमको कोई वो नहीं है कि तुम इनोसेंट हो कि नहीं, तुमको माना जा रहा है. ठीक है. ये चीज होती है. यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्यों है? ये हैवी बर्डन है. तुम्हारे लॉयर को पंच होल करना है प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, और कुछ नहीं करना है. बेसिकली अगर मैं तुमको बताऊं ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो यहाँ पे स्टेट को 90 लाना है आउट ऑफ 100. तुम्हारे लॉयर को सिर्फ 10 लाना है आउट ऑफ 100. तुमने ला लिया तो तुम फ्री टू गो.
ठीक है, ये समझ में आया? ये होता है ये चीज। स्टेट है जो स्टेट की, देखो ये इतना जरूरी क्यों था, ये डिफरेंस क्यों है, क्यों स्टेट को 90 आउट ऑफ 100 और तुम्हारे लॉयर को 10 आउट ऑफ 100? क्योंकि लिबर्टी इज इम्पोर्टेंट ना, एक इंसान की लिबर्टी बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लो एक स्टेट है, ठीक है, तुम बार बार स्टेट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हो, स्टेट के सामने जाके बात कर रहे हो, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, हमको असेंबली है, हम तो प्रेस में जाएंगे, हम तो मीडिया में जाके बातें बताएंगे, तो स्टेट क्या बोलेगा, एक काम करो इसको उठाओ, ये आदमी जो बहुत इतना बोल रहा है इसको उठाओ और इसको कहाँ फेंक दो, बिहाइंड बार्स, जेल के पीछे डालो, उधर खूब लिबर्टी लिबर्टी चिल्लाते रहना, पुलिस स्टेशन के अंदर वो चिल्लाते रहे अंदर लिबर्टी लिबर्टी। तो इस केस में तुमको नहीं लगता तुमको बचाने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, वो बचाने का काम करती है ये तीन आर्टिकल्स, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। इसके लिए इन तीनों आर्टिकल को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कि कोई भी तुमको आर्बिट्ररी ना कर पाए। अब तुम सोचो ना, स्टेट तो आराम से तुमको जेल में डाल सकता है, क्यों? क्योंकि स्टेट के पास पुलिस है, स्टेट के पास ईडी है, स्टेट के पास सीबीआई है भाई साहब, स्टेट इज वेरी पावरफुल इफ यू आर सीइंग, स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो आर्बिट्री अरेस्ट वगैरह ना करे, इसके लिए ऐसे सेफगार्ड्स आपको दिए गए। दैट्स व्हाई आर्टिकल 20, 21, 22 इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स प्लस बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए स्टेट के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ दिया है कि भाई तूने पकड़ा है ना, तू तू बता कि वो गिल्टी है, बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट until proven guilty। क्या ये क्लियर है अभी? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Raise your hands. Raise your hands if it is clear. सर वो असेंबली के ऊपर क्या लिखा है उसका? Freedom of speech and expression. फॉसी, सबको क्लियर है राइट? ठीक है, क्या डाउट है? ओके प्रीति, नो इश्यूज। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज इट नाउ। या इकरा, कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो करते हैं अब आर्टिकल 20, 21 और 22 शुरुआत करते हैं हमारा। बट मैं पहले ना आर्टिकल 22 बताऊंगा, ताकि बैकग्राउंड अच्छे से आप लोगों को एक हो जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें करते हैं आगे की। जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ एक बार मैं आपको पहले बता दूं, फिर उसके बाद हम कर रहे हैं, जो पहला करेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22, उसमें भी आर्टिकल 22 सबसे पहला आई एम टेकिंग इट। इसमें आई एम टेकिंग Article 22. Now please remember this Article 22 क्रिमिनल लॉ के बारे में है, ये सब 20, 21 और 22 जो बात कर रहा है ना, इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिमिनल लॉस। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सिविल लॉस, क्रिमिनल लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसको पढ़ना रहेगा तो आप इसको पढ़ते हो, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। पढ़ने के लिए ऐसा पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। लेकिन अगर याद रखना रहेगा तो इसको ऐसे याद रखना कि प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रखना, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट। याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, लेकिन पढ़ते टाइम वैसे। ठीक है, नाउ रिमेम्बर आर्टिकल 20 क्या बोलता है, ये भी बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हम 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सी द कीवर्ड्स, अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, अब पहली तो ये चीज अलग है,
अरेस्ट और डिटेंशन में फर्क होता है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन पहली चीज हम ये देखते हैं कि इसमें है क्या। डिटेंशन इज बेसिकली फिजिकल स्टॉप करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में था ना, तो मेरे टीचर्स को मेरे से बड़ा प्यार था, पता नहीं क्यों। वो मेरे को स्कूल के बाद रोक लेते थे और बोलते थे तुम्हारे पेरेंट्स जब तक आएंगे नहीं तब तक मैं तुमको यहाँ पे बंद रखूंगी। बेसिकली इस केस में क्या हुआ है, मेरे को फिजिकली रिस्ट्रेन करके रखा हुआ है। दे हैव रिस्ट्रेन्ड मी फिजिकली। तुमको रोक दिया जा रहा है कि तुम यहीं रहोगे। लेकिन जब ये फिजिकली रिस्ट्रेन्ड, ऐसे रोकना, ये चीज को फिजिकली रिस्ट्रेन करने को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो डिटेंशन। जैसे आपको आरटीओ वाला ऑफिसर पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि गाड़ी इधर पे ही रोक के रखना, तुम जा नहीं सकते, तो वो डिटेंशन हुआ। लेकिन अगर यही डिटेंशन कोर्ट में जाके फॉर्मल कर ली जाए, जब ये डिटेंशन कोर्ट में जाके फॉर्मल हो जाए कि हाँ इसको बंद कर दो जेल में आप, तो आप वो हो जाता है अरेस्ट। देन इट बिकम्स अरेस्ट। क्या डिटेंशन और अरेस्ट का फर्क समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। डिटेंशन और अरेस्ट का फर्क समझ में आया? ओके, शलाका, मधुरा, इकरा, तायरा, जोत, प्रीति, रिया। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी एक मिनट। हाँ, रख दिया मैंने। 10 मिनट। ठीक है, अब ना पहले शुरू करने से मेरे को तुमको कुछ वर्ड से इंट्रोड्यूस कराना है, पहले मैं वो कराता हूँ। जैसे व्हाट इज दिस वर्ड्स वगैरह करके, ठीक है। अब मान लो कि ए ने पर्सन ए ने कुछ ऐसा चीज देखा कि किसी पर्सन ने मर्डर किया है, ठीक है। तो ये पर्सन ए विल गो टू पुलिस और पुलिस को जाके बोलेगा भाई साहब मैंने मर्डर देखा है, मर्डर हुआ हुआ है। अब वो कोई भी वे में बोले, मे बी उसने बोल के बोला, मे बी उसने लिख के बोला, मे बी कॉल पे बोला, एनीथिंग, ठीक है। नॉर्मल भाषा में ये कंप्लेनेंट हो गया या इन्फॉर्मेंट हो गया। आप इसको कंप्लेनेंट बोलोगे या इन्फॉर्मेंट बोलोगे? ठीक है, ये सिर्फ दे रहा है कंप्लेन। अब उस बेसिस पे जब कंप्लेन को रिटर्न वगैरह में करने का काम होता है तो आप उसको बोलते हो एफआईआर, ठीक है। एफआईआर एक्यूज के खिलाफ मतलब कंप्लेनेंट जाके पुलिस को बोलेगा और पुलिस उस कंप्लेन को, जो भी कंप्लेन उसने दिया है बोलने के फॉर्म में या कैसे, अल्टीमेटली उसको पुलिस रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। जब वो रिटर्न फॉर्म में करती है तो उसको एफआईआर बोला जाता है, ठीक है। अब वो पुलिस के ऊपर है कि एफआईआर रजिस्टर करना वाला है कि नहीं। नॉर्मली कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी कहीं भी लिखा नहीं होता, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिटर्न रिटर्न करवाती है। वो क्या होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस वगैरह मैं बताता हूँ। एफआईआर रिटर्न करने को, मतलब आपने कंप्लेन किया कि हाँ देखो ऐसा जाके मारा वारा किसी ने, तो वो तुम बोल रहे हो उसको रिटर्न फॉर्म में करना इज बेसिकली एफआईआर। कॉग्निजेबल ऑफेंस को रिटर्न में कन्वर्ट कराया जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग एफआईआर करके कोई वर्ड नहीं होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं उसको। सिर्फ फेमस हो गया है एफआईआर करके। उसको एक्चुअली में बोला जाता है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। जब भी पुलिस को कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में मिलता है तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट करती है ना। देयर वुड बी अ क्वेश्चन कि सर ये ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं, मैं वो बताता हूँ पहले। देयर आर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं। उस ऑफेंसेस को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हो। एक ऑफेंस को आप बोलते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। एक ऑफेंस को आप बोलते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक ऑफेंस को आप बोलते हो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब भी
मैं किसी ऑफेंस को कॉग्निजेबल बोल रहा हूँ, उसका मतलब पुलिस के पास पावर है कि पुलिस अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। द कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब व्हेन द पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस को किसी को जाके वारंट लाने की जरूरत नहीं है। तो तुम ज्यादा शाणे बन के ये नहीं बोलना कि कोर्ट का वारंट दिखाओ, मारेगा तुमको। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो नहीं बोलना, चुप होना। अब वो तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कौन सी कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है। वो तुम बुक में जाओगे, सीआरपीसी क्रिमिनल कोड वगैरह में, तो लास्ट में लिखा रहता है। दूसरी चीज नॉन कॉग्निजेबल कौन सी है, नाम से समझ जाना चाहिए। व्हेन द पुलिस नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ये फर्क है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर व्हाट इज वारंट। वारंट का मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए पुलिस कुछ नहीं करती, वो ऑर्डर ऑर्डर के लिए नहीं रुकती, पुलिस डायरेक्टली एक्ट कर सकती है। अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है, पुलिस डायरेक्टली एक्ट करती है, उसको जरूरी नहीं है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो सीधा एफआईआर लिखती है और एक्ट करना शुरू करती है। ये हीनियस क्राइम्स के लिए होता है ज्यादातर, जैसे कि रेप, मर्डर, डकैती वगैरह वगैरह, जिसमें जान का खतरा होता है। सीरियस ऑफेंसेस को बोल सकते हो आप कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि पुलिस को पावर दिया है भाई पहले अरेस्ट कर लो तुम, ठीक है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और नॉन कॉग्निजेबल फर्क समझ में आया, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का। इज इट क्लियर, रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रीति क्लियर। ओके आई गेस। अब एफआईआर लिखने के बाद दूसरा स्टेज क्या होता है, आपने पुलिस को बोला, पुलिस ने एफआईआर लिखा। एफआईआर के बाद दूसरी चीज होती है इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर के बाद पुलिस स्टार्ट करती है व्हाट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन याद रखो एफआईआर के बाद ही शुरू होती है, पहले नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस बहुत सारी चीजें कर सकती है, लोगों के सैंपल्स ले सकती है, विटनेसेस को पूछ सकती है कि क्या हो गया है, कैसे हुआ है, सारी चीजें बताओ। विटनेस से क्वेश्चन करेगी, हाँ चलो बताओ क्या हुआ। ब्लड सैंपल ले सकती है, वट एवर दे विल फील कि हाँ ये करना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन में, वो सब करे। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट भी कर सकते हैं। अरेस्ट क्यों करेंगे, जब उनको लगेगा कि ये जो बंदे के खिलाफ एफआईआर है बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो इन्फ्लुएंस कर सकता है विटनेसेस को, या फिर फ्लाइट रिस्क है, भाग सकता है। ऐसे केसेस में कभी कभी अरेस्ट भी कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस क्या करेगी, ठीक है मान लो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, देर इज टू ऑप्शन। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दो ऑप्शन है कि इनफ मटेरियल मिल गया है, पुलिस को जितना चाहिए था मटेरियल कोर्ट में केस प्रूव करने के लिए वो मिल गया। इनफ मटेरियल टू प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया और पुलिस के पास पूरे एविडेंस हो गए हैं, तो पुलिस बोली कि चलो अब जाके कोर्ट में केस शुरू करते, वी आर रेडी फॉर क्रिमिनल ट्रायल। रेडी फॉर क्रिमिनल ट्रायल। ये ना, इनफ मटेरियल मिल गया है वगैरह वगैरह, रेडी फॉर क्रिमिनल ट्रायल, इसी को आप बोलते हो चार्जशीट फाइल करना। कि पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, अब पुलिस ट्रायल के लिए जाएगी। एक्चुअली में चार्जशीट करके भी कोई वर्ड नहीं होता है, जो वर्ड है उसको बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। ये सिर्फ फेमस हो गया चार्जशीट करके, ये भी याद रखना। एक तो ये हो सकता है कि पुलिस को सारे हो गए, पुलिस तैयार है कि अब कोर्ट में केस हम ही जीतेंगे, इसके लिए दे आर गोइंग फॉर क्रिमिनल ट्रायल। इस केस में तो रेडी थे, लेकिन हो सकता है पुलिस सेड कि यार पूरे एविडेंस नहीं मिले हैं, वी आर नॉट रेडी। तब पुलिस फाइल करती है व्हाट इज नोन एज क्लोजर रिपोर्ट। एक केस में क्या फाइल करती है, फाइनल रिपोर्ट, और एक में होता है क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट का मतलब कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अब ये आप लेके फिर जाओगे कोर्ट के पास, कोर्ट को बताओगे, अब कोर्ट हो सकता है बोलेगा ठीक है कुछ नहीं मिला ना, तो भी तुम केस लड़ो। प्लीज याद रखना कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। इट इज कोर्ट्स डिस्क्रिप्शन। हो सकता है कोर्ट बोलेगा कि स्टिल गो फॉर क्रिमिनल ट्रायल, हो सकता है कोर्ट बोलेगा कि ठीक है बंद करो। एनीथिंग कैन हैपन।
ये चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। जो लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये चीज पे होता है कि पुलिस को बराबर मिली ही नहीं एविडेंसेस, इसके लिए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। ठीक है। अब ये याद रखना, क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है, पुलिस की नहीं। हो सकता है कोर्ट बोलेगा चलो कुछ नहीं मिला फिर भी केस को करो, देखेंगे जो होगा आगे। क्या ये फर्क समझ में आया? चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट वगैरह पूरा इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? रेज योर हैंड्स। सर एक बार आप वो चार्जशीट वाला बता सकते हो कि एग्जैक्टली किसे कहते हैं चार्जशीट? हाँ, देखो मधुरा, हो रहा कैसे है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस को दिख गया कि हाँ इनफ मटेरियल मिल गया है, हम अपना केस कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं, तो कोर्ट में के लिए जो फाइल करेगी, जो तैयार करेगी, उसको चार्जशीट बोलते हैं। उसमें चार्जेस लिखा रहता है कि क्या क्या चार्जेस इस पे लगेगा, वो चीज को ही फाइनल रिपोर्ट बोलते हैं। चार्जशीट करके कोई वर्ड नहीं है, इसी चार्जशीट को लेके कोर्ट में जाते हैं सब ऑफिसर्स। समझ में आया मधुरा? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। और अगर पूरे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे, तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे। This is the thing. During investigation, police may need to arrest certain person because of flight risk या वगैरह वगैरह। कभी कभी इसलिए भी अरेस्ट करना पड़ सकता है कि कस्टडी में इंटरोगेशन करना है, कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए, तो देर इज ऑप्शन, कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये बात है भाई, तुम अरेस्ट कर रहे हो, तो अरेस्ट तो सबसे मिनिमम टाइम के लिए होना चाहिए, क्योंकि तुमको मालूम है, मैंने अभी तुमको बताया कि लिबर्टी इज वेरी प्रीशियस। तुम किसी को, अरेस्ट का कैसा होता है मालूम है क्या? इफ देयर इज अरेस्ट, अरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिबर्टी। ठीक है। मतलब आपको ये अरेस्ट जब करना है, ये बैर मिनिमम टाइम के लिए होना चाहिए, बैर मिनिमम। क्योंकि इंसान जो है उसकी लिबर्टी जो है दैट्स प्रेशियस फॉर अस। इसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 20, 21, 22 दिया है, जिसको हम प्यार से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? क्या सब मेरे साथ हो? रेज योर हैंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मैंने अरेस्ट और डिटेंशन का तो फर्क बता दिया था आपको। अब लेट्स डिस्कस अबाउट कस्टडी ऑल्सो। तीन वर्ड्स, तीनों वर्ड्स को समझते हैं फिर से। एक है अरेस्ट, एक है डिटेंशन, और एक है कस्टडी। ठीक है। मैंने आपको बताया डिटेंशन या डिटेन का मतलब होता है फिजिकली रिस्ट्रेन कर देना। जब यही रिस्ट्रेन फॉर्मल हो जाती है, व्हेन इट बिकम्स फॉर्मल, तो वो हो जाती है अरेस्ट। ये आप लोगों को पता है। ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को क्लियर है, फॉर्मल होने का मतलब अरेस्ट होता है। अभी इसका मतलब मैं सिंपल से ये बना सकता हूँ, एवरी अरेस्ट इज अ डिटेंशन बट एवरी डिटेंशन इज नॉट अ अरेस्ट। दिस इज क्लियर। एवरी अरेस्ट is a detention, but every detention is not a arrest। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को अभी। ठीक है। तो ये चीज है। अभी कोई फ्री मैन है, अब मान लो कि देर इज अ फ्री पर्सन। क्या इकरा वॉज फ्री? अब इकरा को पुलिस ने अरेस्ट या डिटेन किया है। अब अरेस्ट या डिटेन किया है तो किसके अंदर किया है? किसी की कस्टडी में तो किया होगा, किसी की कस्टडी में होगी इकरा, किसी के रोक में होगी, किसी के अंदर। तो जैसे फिजिकली रिस्ट्रेन था, मैं तो टीचर्स के अंदर था, आरटीओ के ऑफिसर के अंदर था। ठीक है। तो ऐसे था। अब अगर आपको कहीं पे कस्टडी में किया है तो किसी के अंदर तो किया होगा, पुलिस वाले के अंदर, किसी के अंदर, किसी के अंदर, कहीं ना कहीं यू वुड बी अरेस्टेड। ठीक है। तो कस्टडी का मतलब होता है आप किसके अंदर अरेस्टेड हो, अंडर हुज कस्टडी यू आर। पुलिस के अंदर होते हो तो पुलिस कस्टडी, और अगर जज के अंदर होते हो तो जुडिशियल कस्टडी। ये अभी ऑल क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आर्टिकल 20 को थोड़ा पहले आप लोगों को बता दूंगा। ये चीज आपका आर्टिकल 20, हम लोग 22 पढ़ रहे थे, सॉरी 20 बोल दिया मैंने।
वी वर स्टडीइंग आर्टिकल 22। तो इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है वो समझना जरूरी हो जाता है हमारे। आर्टिकल 22 में कुछ सेफगार्ड्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 22 का एक सेफगार्ड बोलता है कि आपको अगर किसको भी अरेस्ट कर रहे हो, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नॉर शैल बी डिटेन्ड कस्टडी। एक मिनट है, ये कैसे दूसरा हो गया। अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, इफ यू आर अरेस्टिंग अ सर्टेन पर्सन, दिस पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, तो आप उसको मैक्स टू मैक्स 24 आवर्स के लिए अरेस्ट कर सकते हो। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, up to 24 hours ओनली, उसके ऊपर नहीं। अगर पहली बार अरेस्ट कर रहे हो जब उसको, तो सिर्फ 24 आवर्स के अंदर कर सकते हो। लेकिन ये 24 आवर्स कौन से है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल। ठीक है, दिस इज, फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिफ्रेज इट। आपने अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, तो आप उसको 24 आवर्स के लिए कर सकते हो, और 24 आवर्स के अंदर अंदर यू हैव टू ब्रिंग हिम इन द फ्रंट ऑफ अ नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को, प्रेजेंट टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। आपने किसी को अरेस्ट किया, 24 आवर्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। लेकिन ये एक्सक्लूडिंग है टाइम ऑफ ट्रेवल को, एक्सक्लूडिंग टाइम ट्रैवल। मतलब कि आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसको अरेस्ट करना है, आपने किया, लेकिन आप उसको सिर्फ 24 घंटे के लिए ले सकते हो। वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको नियरेस्ट जज के पास, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल। ये वाली चीज एक पहली है। ठीक है, और दूसरी चीज 22 में क्या है, एक चीज ये है कि आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है ना, तो उसको उसका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ। ग्राउंड क्या है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओ उसको उसके। दूसरी चीज, उसको ये भी बताओ, उसको ये चॉइस देना चाहिए कि उसको कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसको कोई लॉयर वॉयर चाहिए, तो उसको वो भी चॉइस दो कि भाई आप अपने लॉयर को बुला लो। तो तीन चीजें याद रखना है आपको आर्टिकल 22 में। पहला, किसी को अरेस्ट किया है तो सिर्फ कितने घंटे तक के लिए, चलो तुमको ही पूछता हूँ मैं, ये हटा देता हूँ मैं। ओके, इफ यू हैव अरेस्टेड समवन, तो आप उसको कितने टाइम के लिए पहली बार में अरेस्ट कर सकते हो, कितने टाइम के लिए उसको कस्टडी में रख सकते हो, या मधुरा। For 24 hours, excluding ओके, the travel time. ओके, 24 आवर्स तक रख सकते हो। आपको 24 आवर्स में उसको किसके सामने पेश करना पड़ेगा, रेज हैंड्स या रिया। Sir, to the nearest magistrate. ओके, इज इट इंक्लूसिव ऑफ द टाइम ऑफ ट्रैवल और लाइक एनीथिंग। No, sir, excluding traveling time. ओके, वेरी नाइस, एक्सक्लूडिंग ट्रैवलिंग टाइम। और एक चीज याद रखना कि उसको जैसे ही आप अरेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसको क्या चॉइस देना है, ऑप्शंस क्या देने हैं, रेज योर हैंड्स, कम ऑन, रेज योर हैंड्स एवरीवन। दो ही जन दिख रहे हैं जिन्होंने, या इकरा। Legal representative. लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसको उसको चांस दो कि आप अपने लॉयर को बुला लो। अगर उसके पास लॉयर नहीं है, तो स्टेट उसको लॉयर प्रोवाइड करेगा, ये भी एक ऑप्शन होता है। अगर उसके पास खुद का लॉयर नहीं है, तो स्टेट हैज टू प्रेजेंट हिम अ लॉयर। लेकिन पहला ऑप्शन ये है कि लॉयर ऑफ ओन चॉइस। ये होता है अरेस्ट। ठीक है, जब पहली बार उसको पकड़ा जाता है। यहाँ तक सब मेरे साथ हो, आई गेस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। क्या चैट बॉक्स में, so what's written after enough material to prove case beyond reasonable doubt, Jyot? Prove case beyond reasonable doubt. Got it, Jyot? Raise your Yes, hand. sir. Yes, sir. Okay, ठीक है, बहुत बढ़िया। Let me just show you it in direct also. Is my barrack visible, guys? Yes, sir. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मैं जो मार्क कर रहा हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नो पर्सन
who is arrested shall be detained in custody without being informed ground of arrest, मतलब as soon as may be ground of such arrest, nor shall be denied right to consult and defended by a legal practitioner of his choice। दो चीज जो हमने देखी कि हाँ भाई साहब उसको लॉयर दो उसका, और दूसरा उसको ग्राउंड्स बताओ अरेस्ट के। पहली चीज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में। दूसरी चीज, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for journey from place of arrest by the court to the magistrate, and such person shall be detained in custody। यहाँ तक सब साथ में, यहाँ तक सबको समझ गया? यहाँ तक एवरीवन इज विद मी? हमने 22 क्लॉज 1 और 2 देखे हैं अभी। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे की कहानी। एक तो ये सीन हो गया कि हाँ भाई आपको प्रसूट करना है हमको बहुत जल्दी में। अब जब पहले मैंने किया है वो अरेस्ट है, ठीक है। एक वर्ड होता है, आपने कितने टाइम के लिए अरेस्ट कर सकते हो, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको 24 आवर्स से ज्यादा की जरूरत है। जो पर्सन ए है, पुलिस को लग रहा है कि यार अरेस्ट तो कर लिया है हमने इसको, लेकिन हम इसको कितने टाइम के लिए अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ 24 आवर्स के लिए। लेकिन पुलिस को ये फील होगा कोर्ट में कि हमको 24 आवर्स के भी आगे चाहिए कस्टडी। ये जो कस्टडी मिली है इसकी, हमको सिर्फ 24 आवर्स नहीं, हमको बियॉन्ड 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स चाहिए सर, क्योंकि हमको इसको इंटरोगेट करना है, हमको सारी चीजें पता करानी है इसलिए। अब ये मोर देन 24 आवर्स के लिए कस्टडी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब ये कब मिलेगा कस्टडी मोर देन 24 आवर्स के लिए? जब मैजिस्ट्रेट की परमिशन मिलेगी। जो मैजिस्ट्रेट को पेश किया है वो बोलेगा ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अब एक चीज ध्यान से समझो, जब आपने पहले पकड़ा था, उस अरेस्ट किया था पर्सन ए को, तो तुमने जो किया है वो अरेस्ट है, कस्टडी में अरेस्ट है पुलिस के, डेफिनेटली हो सकता है वो पुलिस की कस्टडी हो। लेकिन जब आप पुलिस उससे मांग रहे कोर्ट से कि यार सर हमको 24 आवर्स से ज्यादा का टाइम चाहिए और मैजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी, उसके बाद आप उसको अरेस्ट नहीं बोलोगे, आप बोलते हो रिमांड। अब आप उसको बोलते हो रिमांड, कि कोर्ट ने रिमांड में भेज दिया। जब पहले अरेस्ट किया था तो सिर्फ अरेस्ट बोलते हो। रिमांड और अरेस्ट का फर्क समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? रिमांड और अरेस्ट, रेज योर हैंड्स। ओके, इधर पे समझा, इधर पे समझा, प्रिया, ओके, जोत, नाइस, नीति एंड शलक, वेरी नाइस। तायरा आपको नहीं समझा बेटा? ओके, बहुत बढ़िया। तो ये चीज है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट के बोलने के बाद ही हो सकता है। पुलिस को लग सकता है ना कि 24 घंटे से ज्यादा चाहिए, अब वो कोई भी हो सकता है, स्टेट, सीबीआई, एनीथिंग, तो वो रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को कि सर प्लीज हमको दे दो। तो अगर कोर्ट ने बोला कि हाँ लेके जाओ, तब तो ठीक है, तब तो गया। एक तरफ क्या होगा कि पुलिस बोलेगी कि हमको 24 आवर्स से ज्यादा, ये कोर्ट है, कोर्ट में स्टेट बोलेगा, स्टेट यानी कि पुलिस, सीबीआई, एनीवन, कि सर हमको 24 आवर्स से ज्यादा की कस्टडी चाहिए। दूसरी तरफ आपका लॉयर चिल्लाएगा, नहीं सर बेल दे दो, बेल दे दो। अगर कोर्ट ने बोला कि बेल नहीं मिलेगी, बेल दे दिया तो वेरी गुड। अगर कोर्ट ने बोला कि बेल नहीं मिलेगी, तब तो वो चला जाएगा रिमांड में, स्टेट जो बोल रहा है उसके लिए, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि कस्टडी आगे रिमांड में कंपलसरी करनी है या बेल देना है, प्लीज रिमेम्बर। ये पूरा का पूरा कोर्ट का डिस्क्रिशन है, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब कोर्ट जो कस्टडी दे रहा है, कोर्ट क्या बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है कि हाँ हम इस कस्टडी को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कोर्ट ने बोला कस्टडी जो है दो टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ कस्टडी होती है, ये याद रखो, कस्टडी के भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जुडिशियल कस्टडी, और एक है
पुलिस कस्टडी, ठीक है। एक होती है जुडिशियल कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी, ठीक है। ये जो कस्टडी है बियॉन्ड 24 आवर्स करनी है, उसमें कौन सी चीज होगी? बियॉन्ड 24 आवर्स होती है जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी, ठीक है। अक्यूज रिमांड होता है अगर वापस से कोर्ट ने बोला, पहली बार तो अरेस्ट करके लाए तुमने, ये दो तरह की कस्टडी क्या होती है वो देखते हैं। पहले अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद तुम लेके गए कोर्ट में, कोर्ट में सॉरी 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 जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ अरेस्ट पुलिस ने क्या किया, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब पुलिस ने अरेस्ट किया एक पर्सन को, पहली बार जो किया अरेस्ट हो गया, लेकिन कोर्ट के बाद, उसके बाद जो कोर्ट भेज रहा है उसको हम बोलते हैं रिमांड। अब ये रिमांड किसकी कस्टडी में होगा वो कोर्ट के ऊपर है। हो सकता है कोर्ट बोलेगा कि वापस पुलिस स्टेशन में भेज दो, ठीक है। वापस पहली बार जो अरेस्ट किया है वो तो पुलिस के पास ही है जो भी बंदा है, लेकिन दूसरे बार जब आएगा तो हो सकता है रिमांड में वापस पुलिस के पास भेज देगा। जब पुलिस के पास भेज दिया तो आप बोलते हो उसको ये पुलिस कस्टडी है। किसकी कस्टडी है? पुलिस कस्टडी। लेकिन अगर कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप इसको जुडिशियल कस्टडी जेल में भेज दो, जेल मतलब सेंट्रल जेल वगैरह, तो आप इसको पुलिस कस्टडी नहीं बोलते हो, तब आप इसको बोलते हो ये जुडिशियल कस्टडी है। देन इट इज नोन एज जुडिशियल कस्टडी। ये फर्क होता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब जो बंदा है, अरेस्टेड बंदा है, वो जज की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में नहीं है, ठीक है। ये एक चीज याद रखना, पहला जो होता है पुलिस की कस्टडी में ही होता है, उसके बाद किसके पास देना है वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे। अगर अक्यूज को तुम, जो भी अक्यूज्ड है, इस केस में ये अक्यूज्ड है ना, माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, मैं तुमको जो पूछ रहा हूँ उसके आंसर दो। अगर अक्यूज्ड को मैं पुलिस के पास भेज रहा हूँ तो कौन सी कस्टडी है? रेज योर हैंड्स, या प्रीति। पुलिस कस्टडी। ओके, और अक्यूज को अगर जेल भेज रहा हूँ, सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल वगैरह, कैसा लगा? जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, क्लियर है आई गेस सबको। ये चीज फर्क होता है, ठीक है। अभी एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ मैं, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलता हूँ जुडिशियल कस्टडी, तो जो अक्यूज्ड है उसको कहाँ रखा जाता है? ही इज केप्ट इन जेल, ही इज केप्ट इन जेल। जब मैं पुलिस कस्टडी बोलता हूँ तो ही इज केप्ट इन पुलिस स्टेशन, ही इज केप्ट इन पुलिस स्टेशन, ठीक है। मतलब अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। जो आपकी पुलिस कस्टडी है, अगर ध्यान दो तो वो स्टार्ट हो रही है विद द अरेस्ट, इट स्टार्ट्स विद द अरेस्ट। जब पहली बार अरेस्ट हो रहा है बंदा तब से ही शुरू हो रही है, एंड कंटिन्यूज ऑन द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, एंड कंटिन्यूज द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी है उसका अलग है, ध्यान से देखो। जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट्स ओनली एट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। फर्क समझो, जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट ओनली एट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। कैसे? ये कैसे अलग है सर? क्योंकि जब बंदे को पहली बार अरेस्ट किया गया था उसको डायरेक्ट जुडिशियल कस्टडी थोड़ी भेजते हैं, पहले तो पुलिस स्टेशन में रहता है ना वो, यानी कि वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन जैसे ही वापस कोर्ट में जाओगे, कोर्ट यहाँ पे बताएगा ना कि वापस पुलिस के पास भेजना है कि जेल में भेजना है। इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट्स विद द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, लेकिन पुलिस कस्टडी अरेस्ट पे होता है और कंटिन्यू होगा अगर वापस भेज दिया जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको?
तेजाज, शलाका, प्रीति, रिया, इकरा, जोत, मधुरा एंड तायरा। ठीक है, ये एक चीज है, याद रख लो। अब एक और चीज बता देता हूँ मैं कि जब बंदा जुडिशियल कस्टडी में है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाया रहता है। लाइक कोई भी केस होता है ना, तो उसके लिए हर केस के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है चीजों को। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग, इधर नहीं लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ। इफ देर इज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब मेरे को एक चीज सोच के बताओ कि बंदा जुडिशियल कस्टडी में है या पुलिस कस्टडी। इस केस में जब वो पुलिस कस्टडी में नहीं होके जुडिशियल कस्टडी में, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जज की ऑर्डर लेनी पड़ती है उसको इन्वेस्टिगेट करने से पहले। ठीक है, इसमें मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि वो जेल में है बंदा। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करना है, क्वेश्चन करना है, तो मैजिस्ट्रेट का परमिशन लगेगा उसको। इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन जब पुलिस की कस्टडी में, नो परमिशन इज नीडेड। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को? नो परमिशन नीडेड। सीधा जेल में ही है, रात को ही उठा के पूछोगे भाई क्या किया था तूने, चल बता। लेकिन जेल में है तो मैजिस्ट्रेट परमिशन का करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? सबका डाउट क्लियर है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज, अगर कोई बंदा जुडिशियल कस्टडी में है, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्या परमिशन लेनी पड़ेगी जज की क्वेश्चन करने के लिए? रेज योर हैंड्स या शलाका। नहीं सर, अगर जुडिशियल में है अगर, तो इन्वेस्टिंग ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर पुलिस में होगा तो प्रीति? अगर पुलिस कस्टडी में है तो इन्वेस्टिग, या इकरा यू कैन से। Permission is not needed then. परमिशन इज नॉट नीडेड। ठीक है, अब आप लोग के मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर एक बार में कोर्ट कितने टाइम के लिए रिमांड कर सकती है, फॉर हाउ मच टाइम? आपने बोला कि पहले तो चलो अरेस्ट हुआ, अब बंदा अरेस्ट हो गया, उसके बाद बंदे को कोर्ट में पेशी किया और कोर्ट ने रिमांड दे दिया। तो क्या ये रिमांड कितने बार के लिए दे सकती है? क्योंकि फिर ऐसा है तो बार बार रिमांड पे जाओ, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाएगा, मान लो कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस आपको लेकिन कितने घंटे के लिए रोक सकती है? पुलिस सिर्फ 24 आवर्स के लिए आपको परख सकती है, फिर उसको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। अब कोर्ट लेके जाएंगे तो पुलिस वहां पे बोलेगी कि सर, हम अब मान लेते हैं कि अक्यूज कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, दोनों में से कोई। वहां पे कोर्ट में आप जाओगे, पुलिस बोलेगा कि सर प्लीज रिमांड दे दो। आपका लॉयर वहां पे बोलेगा नहीं सर बेल दे दो। मान लो कि कोर्ट ने बोला बेल नहीं मिलेगी, रिमांड पे भेज दो, तो 15 डेज के लिए भेज सकता है। कोर्ट विल सेंड इट फॉर 15 डेज एट अ टाइम। एक बार में 15 दिन के लिए भेज सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, कोर्ट ने वापस से भेज दिया पुलिस के पास, चलो मान लेते हैं पुलिस कस्टडी है। अब 15 दिन बाद वापस से पेशी हो रही है उस बंदे की कोर्ट में। आफ्टर 15 डेज द गाय इज अगेन बॉट टू द कोर्ट। कोर्ट में फिर पुलिस बोल रही है सर प्लीज रिमांड दे दो, हमारा केस पूरा नहीं हुआ। आपका लॉयर बोल रहा है बेल दे दो, आपको फिर बेल नहीं मिली, फिर कोर्ट ने आपको 15 दिन के लिए भेज दिया। ठीक है, आप जेल में गए फिर आए। अब बोलोगे सर ऐसे तो चलता ही रहेगा, नहीं बेटा, नॉट अलाउड, ऐसे नहीं होता। ऐसा 15-15 करके कोर्ट कितने बार भेज सकती है पता है? मान लो कि कोई क्राइम है जिसमें आपने जो आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, उस क्राइम में सजा 10 साल से कम की है, मतलब 10 साल तक की सजा नहीं है। या फिर आपके ऊपर जो अक्यूजेशन लगा है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, अगर वो प्रूव हो जाता है केस तो भी उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। या फिर आपके ऊपर जो एक्यूजेशन लगा है उसमें डेथ पेनल्टी नहीं है। तो इन सब केसेस में ऐसा 15-15 करके सिर्फ 4 बार अलाउड है। पहली बार 15 दिया, फिर दूसरी बार 15 दिन का दिया, फिर तीसरी बार वापस 15 दिन का रिमांड दिया, और फाइनली चौथी बार।
अगर इतने टाइम में पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल नहीं की, मतलब टोटल कितने डेज हो गए, 60 डेज, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा बेल। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक बेल, दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक बेल। लेकिन मान लो कोई ऐसा क्राइम है जिसमें सजा विल बी मोर देन 10 years, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फिर जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, तो उस केस में 15, 15, 15, 15 +15 +15, मतलब टोटल कितना देज के लिए आप रिमांड में रह सकते हो, 90 डेज। अगर 90 डेज में नहीं किया तो अगेन ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी। ठीक है, क्या ये क्लियर है दोनों चीज? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक बेल, कभी कभी डिफॉल्ट बेल भी बोला जाता है, इसको स्टैट्यूटरी बेल भी बोला जाता है, नाम याद रखना, ऑटोमेटिक बेल। समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बेल, या फिर डिफॉल्ट बेल भी है इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में आपको मिल सकती है ये बेल। ठीक है, अब क्यों ये सब है, क्योंकि भाई किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो बैर मिनिमम टाइम के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना, इंसान की लिबर्टी इज वेरी प्रेशियस। आप किसी की लिबर्टी के साथ मजाक नहीं कर सकते। इनफैक्ट देयर वाज दिस डॉक्ट्रिन दैट इज वेरी यूज्ड, जस्टिस वी आर कृष्ण सर की स्टेटमेंट है, जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर, he says कि bail is the rule and jail is the exception. Bail is the rule, jail is the exception. यही चीज कहना चाह रहे हैं कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, बेल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको नॉर्मल केस में ऐसे ही नहीं होता बेल मिल जाएगी, बेल के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेल दिया जा रहा है जब, ठीक है, आपको बेल दिया जाता है किसी की श्योरिटी पे, किसी इंसान को आपका श्योरिटी भरना पड़ता है कि हाँ भाई ये भागेगा नहीं। आपको बेल मिला है, सिर्फ बेल मिला है, आपका कन्विक्शन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, कोर्ट में आपका अभी भी चल रहा है, सिर्फ आपको रिहा किया गया। दिस इज टेम्पररी लिबर्टी, ये टेम्पररी है, आपका केस इज ऑन गोइंग। ये बेल मिला है, बेस के बेल का मतलब एक्विट होना नहीं होता है, केस इज ऑन गोइंग। ठीक है, आपके बेल के लिए किसी को बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। बेल बॉन्ड भरना मतलब आपकी श्योरिटी देना कि हाँ ये बंदा भागेगा नहीं, और भागा तो मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, ऐसा बोल के बेल बॉन्ड के अंदर आप लिखते हो। टेम्पररी कंडीशनल रिलीज है ये बेल, टेम्पररी कंडीशनल रिलीज। इसमें लिखा होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ मेरे को जहां भी बुलाएगा, आई विल अपीयर, आई विल अपीयर। जब भी इन्वेस्टिगेशन करने जहां भी बुलाएगा मैं आऊंगा, अंडरटेकिंग देते हो आप इसमें। ठीक है, तो बेल का मतलब ये मत समझना है कि आप लोग फ्री हो गए अपने इससे, नहीं भाई साहब, आप लोग के अभी भी केस चल रहा है वाला हिसाब है वो। ठीक है, अब बेल देना है, उस बेल में क्या कंडीशन होगी, उस बेल का कितना रुपया होगा, ये सारी की सारी चीजें इट इज कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के ऊपर है कि क्या होगा। कभी कभी कोर्ट पूरा बेल बॉन्ड माफ भी कर सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे किया था। कोर्ट्स के डिस्क्रिप्शन होता है कि इंसान को करना है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो? कितना बेल का अमाउंट रहेगा, कितना क्या लगेगा, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? कौन डिसाइड करेगा? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है, सर एक डाउट है। स्टार्ट हो लगा। अ, जो टाइप ऑफ ऑफेंसेस है उसमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस दोनों में अरेस्ट करती है विद और विदाउट वारंट, बट वो नहीं नहीं नहीं, 24 आवर्स के लिए होता है। हाँ दोनों में 24 आवर्स ही होता है पहला अरेस्ट। कॉग्निजेबल मतलब यू कैन अरेस्ट विदाउट वारंट,
नॉन कॉग्निजेबल में वारंट चाहिए, कोर्ट का परमिशन चाहिए। हाँ, बट दोनों 24 आवर्स के लिए होता है। हाँ, दोनों 24 आवर्स है। ठीक है। ओके। तो अब ऑफेंस को आप एक दूसरे तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ऑफेंस को एक अलग टाइप में कैटेगराइज करना है तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से कि क्या ये ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस मतलब आप उसको बेल दे सकते हो, उस ऑफेंस में बेल मिल सकती है। बेलेबल, नॉन बेलेबल। अब प्लीज रिमेम्बर, मैं नॉन बेलेबल बोल रहा हूँ। नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि तुमको बेल नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन तुम्हारे लॉयर को वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि बेल मिले। ठीक है। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल। बेलेबल में तो तुमको 100% बेल मिलेगी। पहले तुमको पुलिस अरेस्ट करेगी और जैसे ही वहां पहुंचेगी तुमको बोलेगी भाई बेल का पैसा भर और जा। ठीक है। दिस इज द थिंग। जस्ट गिव मी a minute। बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वही बुक के एंड में लिखा हुआ है कि नॉन बेलेबल है कौन सा क्या है। ठीक है। बेलेबल मतलब देखो, पहली बात तो ये रखो कि बेल जो है ना आपका राइट है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। लिबर्टी वो बचाता है बेल भी। बेलेबल ऑफेंस में अगर बेल की बात करूं, इट इज अ राइट, नॉट डिस्क्रिशन। फेवर वेवर नहीं कर रहा है कोई आपको। ठीक है। ये याद रखना। अगर आपको बेलेबल ऑफेंस है तो आपको पुलिस स्टेशन में ही बेल मिल जाता है, आपको कोर्ट वोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं रहती है। पहले पुलिस आपको अरेस्ट करेगी और उसके बाद आपको लेके जाएगी, आपको अरेस्ट करने के बाद पुलिस स्टेशन में बेल दे देगी। ठीक है, तो ये याद रखना। नॉन बेलेबल में नॉन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉन लिखा है, नॉट नहीं लिखा है। ठीक है। ये नॉन है, नॉट नहीं। नॉन बेलेबल के केस में आपको कोर्ट में सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि दिस केस इज फिट फॉर द बेल। सेटिस्फाई द कोर्ट, ये आप नहीं करोगे, लॉयर सेटिस्फाई करेगा। आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोला है तो वहां पे आपका लॉयर बोलेगा कि सर देखो ये पूरा आरोपी गलत लगाया है, मेरे इसको बेल दे दी जाए। अब नॉन बेलेबल में अब ये आपका लॉयर सेटिस्फाई कर दिया कोर्ट को तो आपको मिल जाएगा। ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है, कोर्ट देखता है आर्ग्यूमेंट और फिर देता है कि हाँ भाई बेल देना चाहिए कि नहीं। और जो बेलेबल ऑफेंस है, जैसे वो पुणे का रोड रैशिंग वाला केस था ना, देखो रोड का हिट एंड रोड वाला जो केस होता है उसमें बेल मिलती है, तो वो बेल वाला है, वो राइट है, डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो वो याद रखना। एक वर्ड ऐसे ही बहुत फेमस हुआ है जिसको आप बोलते हो एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल होता है मतलब आप अरेस्ट को एप्रीहेंड करने के लिए पहले ही बेल लेके आ रहे हो। ये बिफोर होता है, मतलब आपको ऐसा डाउट है कि कोई आपके खिलाफ, आपको पुलिस अरेस्ट करने वाली है और आप पहले ही बेल ले लोगे। बेसिकली यू आर एप्रीहेंडिंग अरेस्ट इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यू आर apprehending offense. You are apprehending arrest in a cognizable offense. You are apprehending arrest in a cognizable offense, जिसमें तुमको पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है। तुमको मान लो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इसमें आता है, तुमको झगड़ा हो गया तुम्हारा वाइफ के बीच में, तुम्हारी वाइफ बोल रही मैं तुमको अरेस्ट कराऊंगी, तुम पहले ही जाके बेल लेके आ जाओगे, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एक्चुअली ये वर्ड भी नहीं है, उसको एप्रीहेंडिंग अरेस्ट बोला जाता है, लेकिन फेमस हो गया है ये। ठीक है, तो वो याद रखना, ये पहले ही मिल जाती है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स वगैरह इसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलती है। उसी तरह एक और बेल है जिसको आप बोलते हो इंटरिम बेल। इंटरिम बेल आपको टाइम बिंग के लिए दिया जाता है। मान लो आप जेल में हो और आपकी तबीयत खराब है, आपको अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना है, तो आपको इंटरिम बेल मिला जाता है। ये टेम्पररी बेल ग्रांटेड होता है। ठीक है, ये याद रखना। जैसे अरविंद केजरीवाल को दिया था, अपना इलेक्शन विलेक्शन खत्म करके वापस आ जाना बोलना टेम्पररी टाइम के लिए, तो वो इंटरिम बेल होते हैं। यहाँ तक क्लियर? क्या आपको स्टैट्यूटरी बेल, डिफॉल्ट बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल और इंटरिम बेल तीनों में फर्क क्लियर है? Raise your hands if इन तीनों का डिफरेंस क्लियर है सबको। ठीक है, बहुत बढ़िया। Hmm, give me a minute।
देख रहे हो कितना सेफ गार्ड दिया हुआ है लिबर्टी को बचाने के लिए, क्योंकि लिबर्टी इज अटमोस्ट प्रेशियस है। पहली चीज तो वो आती है। मिनट। हम्म, हम्म, ठीक है। अभी आपको ये पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो करना रहता है मैं वो बता देता हूँ। देखो, आर्टिकल 22 के हिसाब से क्या हो रहा है, आपने देर इज अ गाय ए, उस गाय ए को अरेस्ट किया। आप उसको अरेस्ट किए तो पहली चीज उसको ग्राउंड्स बताना पड़ेगा अरेस्ट का। उसके बाद उसको इन्फॉर्म करा आपने, ठीक है, उसको लॉयर दिया। लॉयर देने के बाद अगर उसको बेल वेल दे सकते हो तो बेल वेल दे देना। बेल बॉन्ड भर के पुलिस स्टेशन से ही वो जा सकता है। अगर नहीं दिया और 24 आवर्स तक रखा है आपने, मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद मैजिस्ट्रेट ने अगर रिमांड कर दिया तब तो ठीक है, बेल वेल की ऑप्शन दे दी तो बेल दे देना। ऐसा कुछ वो क्राइटेरिया फॉर्म करना है, 15 15 15 15 15, 1 2 3 4 5 6 वाला। इस पूरे टाइम में तुमको टॉर्चर नहीं करना है उसको, तुमको किसी भी तरह की वायलेंस नहीं करनी है, तुमको किसी भी तरह का थ्रेट नहीं देना है। अगर तुमने ये पूरा चीज ऐसे का ऐसे फॉलो करना है, अगर तुमने गलती से इनमें से कुछ नहीं फॉलो किया तो तुम क्या कर रहे हो, तुम वॉयलेट कर रहे हो। किसको वॉयलेट कर रहे हो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को। और तुम जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को वॉयलेट करते हो तो वो अरेस्ट एक्चुअली में हो जाती है आर्बिट्ररी अरेस्ट। और अगर तुमने आर्बिट्ररी अरेस्ट कर दिया तो बंदे को बेल मिलनी चाहिए। ये पूरा प्रोसीजर एज इट इज फॉलो होना चाहिए, नहीं हुआ तो ये अरेस्ट वो आर्बिट्री हो जाएगी, फिर तुम गए। यहाँ तक क्लियर है सबको, पहली चीज क्लियर? ये क्लियर है, रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक है। सिर्फ एक ही को, शलाका, प्रीति, रिया, जोत, तायरा, क्या है, क्लियर है गाइस? ठीक है, ओके। अब इसके बाद भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया हुआ है ना, कि ये तो एक चीज ठीक है, आपको अरेस्ट वरेस्ट से बचा लिया। फिर और भी सेफगार्ड है, जैसे कि आपको कोर्ट में ये प्रूफ करना है अपना केस, गिल्टी प्रूफ करना है वो बंदे को, डेट ऑल्सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो तुम क्या स्टार्ट करोगे, क्रिमिनल ट्रायल। उस क्रिमिनल ट्रायल के टाइम पे तुम्हारा लॉयर, पुलिस को पूरा प्रूफ करना है, मतलब भाई की कन्विक्शन। अगर स्टेट प्रूफ कर पाया, ठीक है, स्टेट को क्या प्रूफ करना है कि हाँ तुम गिल्टी हो। स्टेट अगर ये प्रूफ कर पाया कि तुम गिल्टी हो तो तुम्हारा क्या हो गया, कन्विक्शन, कि तुमने ये क्राइम किया ही किया है। तुम्हारे लॉयर को कुछ नहीं करना है, डिफेंस जिसको बोलते हैं ना, तुम्हारे लॉयर को बस ना जो स्टेट चीजें ला रहा है ना उसमें क्या बोलते हैं, प्रूफ योर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, वो प्रूफ करना है। बस तुमको तुम्हारे लॉयर को होल्स पंच करने हैं उसमें, कि सर ये तो गलत है, ये तो उल्टा बोल रहे हैं, ऐसे वैसे। तुम्हारा लॉयर अगर ये प्रूफ कर पाया कि नॉट गिल्टी, तो तुम हो जाते हो एक्विटल। इसको बोला जाता है एक्विटल, बरी। अगर इसी बीच में तुमको मारा वारा है तो तुम्हारा लॉयर ये भी बोलेगा कि क्या होगा, अब तुमको कन्विक्शन देना है या तुमको एक्विटल देना है, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे, कोर्ट का जजमेंट है। ये तुम्हारा सेफ गार्ड है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? रेज योर हैंड्स। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमने तीन देख लिया 20 का, अब हमारा बस 21 22 बचा है, वो तो मैं कल ही दूंगा क्योंकि आज हैवी हो गया तुम लोग के लिए। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो पहले मेरे को बता दो, सो दैट वी कैन स्टार्ट डूइंग आवर सम्स। यहाँ तक सबको
क्लियर है? रेज योर हैंड्स। सारे जनों को यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई डाउट नहीं, राइट? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज मी नाउ ओनली। ठीक है, बहुत बढ़िया। जस्ट गिव मी अ मिनट, तुमको क्वेश्चन भेज रहा हूँ अपने ग्रुप पे, सॉल्व करोगे और फिर यू गाइस वुड गो।